नमस्कार। इस मनी मंत्र के इस एक और विशेष अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे कोरोना के इस दौर में आप और आपके परिवार की वित्तीय सुरक्षा की। दरअसल कोरोना वायरस महामारी ने पूरी दुनिया में लाखों लोगों की जिंदगी को खतरे में ही नहीं डाला, बल्कि इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी संकट पैदा किया है। बहुत से लोगों ने अपनी नौकरी या फिर आय के स्रोत को गंवा दिया है। अर्थव्यवस्थाएं कमजोर हुई हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपनी सेहत और दौलत को इस प्रकोप से बचाने के लिए सख्त कदम लेने की जरूरत है। तो आज के इस कार्यक्रम के जरिए हम कुछ जरूरी टिप्स को जानेंगे, जिनकी मदद से आप अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत कर सकते हैं और जिससे न्यूनतम वित्तीय नुकसान के साथ साथ इस संकट से आप अच्छी तरह से बाहर आ सकते हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ हैं नरेंद्र वाधवा, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं SKI कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड के, और साथ ही साथ हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर अशोक कुमार ग्रोवर जी, जो कि इंश्योरेंस एक्सपर्ट हैं। ग्रोवर जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल तो मेरा सर आपसे यही होगा कि जिस तरह से इस वक्त पूरी दुनिया और भारत भी कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में लोगों के सामने सर जो अपनी वित्तीय स्थिति है उसको कैसे ठीक रखा जाए, मजबूत रखा जाए, ताकि इस तरह की चुनौतियां अगर उनके जीवन में आती हैं उससे वो उबर पाएं। क्या कुछ उनके पास साधन है, क्या कुछ ऑप्शंस हैं इस तरह के शॉक से उबरने के लिए? हानिकारक है, बहुत ही मतलब खतरनाक है। लेकिन सेहत के साथ साथ जो दूसरा विषय है वो ये है कि ये आपके वित्तीय जो सेहत है उसके लिए भी बड़ा खतरनाक है। अगर कोरोना की बीमारी किसी व्यक्ति को हो जाती है तो काफी खर्चा जो है इलाज में लग जाता है, और कभी कभी अगर मृत्यु हो जाती है तो पूरा परिवार बेसहारा हो सकता है। तो इन दोनों चीजों को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि अगर कोई ऐसी महामारी जैसे कोरोना है, ये अगर हमारे में प्रवेश करने का खतरा है, तो बेहतर है कि हम ऐसी सावधानियां पहले से ही यूज करें ताकि हमें वित्तीय नुकसान जो है वो कम से कम हो। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल देश में हेल्थ इंश्योरेंस काफी पॉपुलर हो रहा है, खासतौर कोरोना के बाद में। तो कोरोना के लिए हेल्थ इंश्योरेंस करवाना बहुत जरूरी है। आप समय से ही अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं। मैं तो चाहता हूं कि पूरी पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस की लें। फिर भी अगर मान लीजिए आपने किसी वजह से पूरी पॉलिसी नहीं ली है या नहीं ले पा रहे हैं, तो आजकल IRDA ने अपने स्पेशल ऑर्डर के द्वारा एक कोरोना की नई पॉलिसी जो है वो डिवाइस करवाई है जी। वो पॉलिसी बहुत सस्ती है। हर व्यक्ति को कोरोना हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर ले लेनी चाहिए ताकि थोड़े से कम प्रीमियम में ही अगर कोरोना की बीमारी आती है तो उसका जो ट्रीटमेंट है वो आसानी से हॉस्पिटल में करवाया जा सके। तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जनरल, क्योंकि जनरल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी जब आप लेते हैं तो किसी भी तरह की कोई भी बीमारी अगर आपको हो जाती है और हॉस्पिटल में इलाज करवाना पड़ता है, तो कम से कम आपके इलाज का जो खर्च है वो तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी से मिल जाएगा। उसका फाइनेंशियल बर्डन जो है वो आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। ठीक। और अगर कोरोना की पॉलिसी भी आप लेते हैं तो भी कम से कम कोरोना के द्वारा जो खर्चा होता है, कोरोना की वजह से जो खर्चा होता है वो तो कम से कम आप इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर कर पाएंगे। इसके बाद दूसरी जो बात आती है हमारे सामने वो ये है कि हमें अपने परिवार का ध्यान रखना है। सपोज कीजिए कोरोना में किसी परिवार के कमाई करने वाले सदस्य की मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे में उसके परिवार का क्या होगा? अचानक उसके परिवार पर पहाड़ टूट पड़ेगा, वित्तीय संकट बहुत गहरा आ जाएगा। उस संकट से बचने के लिए कुछ लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप एक टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी का मतलब ये होता है कि व्यक्ति प्रीमियम हर साल देता है, और अगर किसी साल व्यक्ति की किसी भी कारण से मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को एक निश्चित राशि जो उसने इंश्योरेंस करवाया है वो राशि उससे मिल जाती है। जैसे सपोज कीजिए किसी परिवार की आमदनी मान लीजिए 5 लाख रुपए सालाना है, तो ऐसे में अगर उसने कम से कम 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस करवाया है, तो अगर मृत्यु अचानक हो जाती है तो कम से कम 50 लाख रुपए की राशि उसके परिवार को मिल जाएगी। ये चीजें हम लोग आमतौर पे अभी समझते नहीं।
क्योंकि हमारे समाज में ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बारे में सोचे ही क्यों, ऐसा क्यों, हमारे साथ ही क्यों ऐसा होगा। लेकिन ये सोच जो है वो अब जमाने में ठीक नहीं है। नए जमाने के अनुसार हमें आपस बदलना पड़ेगा। मृत्यु किसी भी कारण से हो सकती है, वो कोरोना से हो सकती है, वो दुर्घटना से हो सकती है, वो किसी और भयानक बीमारी से हो सकती है। तो परिवार की सुरक्षा के लिए अपने पीछे हम अपने परिवार को असहाय ना छोड़ जाएं, बिल्कुल। इसके लिए जरूरी है कि टर्म इंश्योरेंस जो है वो करवाया जाए। तो टर्म इंश्योरेंस बहुत सस्ता है, 50 लाख, 1 करोड़, जो भी अमाउंट आप ठीक समझते हैं, जो आपकी इनकम है कम से कम उसका 10 गुना सालाना इनकम का टर्म इंश्योरेंस आप करवा कर रखें। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि इंश्योरेंस की कोई भी पॉलिसी होती है वो आप तभी करवा सकते हैं, तभी ले सकते हैं जबकि आप पूर्णतः स्वस्थ हैं। ऐसा नहीं कि आज आप बीमार हो गए और आज आप इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं, तो ऐसे में आपको इंश्योरेंस पॉलिसी देने से मना किया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि जितनी छोटी उम्र में, जितनी यंग एज में हम इंश्योरेंस करवाएंगे उतना ही हमें कम प्रीमियम देना पड़ेगा। जैसे अगर हम 25 साल की इंश्योरेंस एज में टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो हो सकता है हमारा 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस कुल 400 या 500 रुपए महीना में ही हो जाए। लेकिन वही अगर हम चाहें कि 45 साल की एज में लें तो प्रीमियम पहले से दुगना हो सकता है। जी। तो इस तरह की लापरवाही ना बरतें। इंश्योरेंस करवाने के लिए किसी भी चीज का, किसी भी उम्र का, किसी भी अवसर का इंतजार ना करें, क्योंकि अगर आप इंतजार करेंगे तो हो सकता है बहुत देर हो जाए। बिल्कुल। अभी मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि पिछले साल 2020 में जब हमारे देश में कोरोना काफी जोरों पर था और अब तक भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है, लगभग 10 लाख लोगों ने कोरोना इंश्योरेंस के अंतर्गत क्लेम किया है। तो आप ये समझिए कि आज तक 7,500 करोड़ रुपए के क्लेम जो है वो इंश्योरेंस कंपनीज ने उन लोगों को दिए हैं जिन लोगों को कोरोना हुआ था और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और उनका इलाज हुआ था। इसके अतिरिक्त जो अन्य बीमारियां हैं वो अलग हैं, उनके खर्चे अलग हैं, लेकिन वो भी सभी जो हैं एक हेल्थ इंश्योरेंस, ब्रॉड बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस का पार्ट है। तो मेरा पहला तो आपसे अनुरोध सबसे यही होगा दर्शकों से कि वो पूरा हेल्थ इंश्योरेंस करवाएं। लेकिन अगर किसी वजह से वो पूरा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करवा पाते हैं तो कम से कम कोरोना का हेल्थ इंश्योरेंस तो जरूर करवाएं। और दूसरी बात टर्म इंश्योरेंस के बारे में कि आप अपनी लाइफ का टर्म इंश्योरेंस अवश्य करवा के रखें, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है और परिवार को असहाय छोड़कर अचानक चले जाना ये कोई समझदारी का काम नहीं। बिल्कुल। ग्रोवर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ नरेंद्र वाधवा जी भी जुड़ गए हैं इस वक्त, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एसकेआई कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो जो फ़ोन है वो हमें कर सकते हैं, अपने तमाम जो आपके पास सवाल हैं वो आप हमें पूछ सकते हैं। फ़ोन नंबर हमारा नीचे भी चल रहा है, आप एक बार फिर से नोट कर लें, 011-233-87031। आप इस नंबर पर फ़ोन करके इससे जुड़े, आपके इंश्योरेंस से जुड़ी तमाम जो सवाल हैं वो आप हमारे जो दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। लेकिन नरेंद्र वाधवा जी, मेरा सवाल आपसे ये हुआ कि बहुत से लोग अभी भी इस तरह की लिटरेसी उनके पास नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेसी, कि इस तरह के आपात स्थिति में अगर कोरोना जैसे महामारी आ जाती है तो वो इस तरह की आपात स्थिति से कैसे निपटें, वित्तीय स्थिति उनकी कैसे इस आपात स्थिति में भी मजबूत रहे। यहाँ उनकी समझ उतनी नहीं हो पाती है, या फिर अगर समझ है भी तो किस तरह का इंश्योरेंस लेना उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, उनके परिवार के लिए ये समझ उनकी नहीं है। आप उन लोगों के लिए क्या कुछ बताना चाहेंगे? धन्यवाद को लेने के लिए जी। देखिए, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे को फाइनेंशियल अगर इंक्लूजन करनी है तो फाइनेंशियल लिटरेसी करनी पड़ेगी। मैं लास्ट ईयर एक IASCO, जो कि वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेगुलेटर्स को गवर्न करती है, तो उसमें पार्टिसिपेशन किया था इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के अंदर। तो उसमें सबसे पहले ये बोला गया था कि अगर हमारे को इंक्लूसिव ग्रोथ करनी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन करनी है, तो हमारे को फाइनेंशियल लिटरेसी करनी पड़ेगी, हमारे को हैंड होल्डिंग देनी पड़ेगी लोगों को, जिससे वो समझ पाए इसकी इम्पोर्टेंस। आज का हमारा टॉपिक, जैसे आपने बोला कि फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर है, और उसके अंदर इंश्योरेंस एक बहुत मेजर पार्ट
प्ले करता है, जैसा कि मेरे को पैनलिस्ट ने अभी बताया था। जी। हमारे को समझने की जरूरत है कि ये फाइनेंशियल फ्रीडम है क्या। फाइनेंशियल फ्रीडम आपके पास कैश का और अपने इन्वेस्टमेंट्स का होना है, जिसकी वजह से आप अपना लाइफस्टाइल और अपनी फैमिली का लाइफस्टाइल आने वाले टाइम में बिना किसी वरी के चला पाए। वाधवा जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक हमारे साथ कॉलर इस वक्त जुड़ गए हैं, जप जी कौर हैं, जो कि दिल्ली से इस वक्त जुड़ गए हैं। कौर जी नमस्कार, आप हमें सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार सर। जी सर, ये मनी मंत्र वाला मैं प्रोग्राम आपका देख रही थी, जी। तो मुझे अभी पता लगा कि इंश्योरेंस करवाना जरूरी है। लाइफ का भी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि लाइफ में सेफ्टी के लिए बहुत जरूरी है। तो आपसे यही बात करना चाहूंगी कि एक अटल योजना थी, ठीक है जी? जी हेलो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ जी, अटल योजना है इंश्योरेंस, वो भी एक लाइफ, मेरी 40 अभी हुई नहीं है, मेरी उम्र है अप्रैल में 40 की होंगी मैं सर। जी तो मुझे कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, मैं वो जानने की इच्छुक हूँ। ठीक है, ठीक है। वाधवा जी आप बताना चाहेंगे? हाँ, इंश्योरेंस के बारे में तो मैं वो पैनलिस्ट से बोलूंगा। देखिए, जैसे इन्होंने कहा कि अभी इनकी उम्र 40 से नीचे है, तो ये बहुत जरूरी है। एक तो अटल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, एक गवर्नमेंट ने भी हमारे इंश्योरेंस के लिए प्रावधान किया है। सबसे पहले मैं कहूंगा, क्योंकि अभी हम कोविड दौर से गुजर रहे हैं, तो एक मेडिकल इंश्योरेंस होनी, हमारी जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो होनी बहुत जरूरी है, वो प्रायोरिटी है। बाकी जो आगे टर्म इंश्योरेंस की को पैनलिस्ट ने बात करी थी, आई थिंक वो उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर पाएंगे। मैं क्योंकि वेल्थ से डील करता हूं और इन्वेस्टमेंट से डील करता हूं, तो मैं उसके बारे में ज्यादा। ठीक है, ग्रोवर जी आप बताना चाहेंगे कि किस तरह से इनको किस तरह के इंश्योरेंस लेने चाहिए इस दौरान? हाँ, ये जो बात कर रही थी अटल योजना की, वो बेसिकली अटल पेंशन योजना है, वो इंश्योरेंस नहीं है। ये भारत सरकार ने 2015 में 3 योजनाएं चलाई थी। एक जीवन ज्योति बीमा योजना, एक प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और तीसरी ये अटल पेंशन योजना। जहां तक इंश्योरेंस का ताल्लुक है, वहां तक इनके पास जो सबसे आसान और सबसे सस्ता जो विकल्प उपलब्ध है वो है जीवन ज्योति बीमा योजना। ये योजना प्रधानमंत्री द्वारा 2015 में जारी की गई थी। इस योजना में केवल आपको 330 रुपए सालाना देने हैं और 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस जो है टर्म इंश्योरेंस, वो आपको प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि 2 लाख का टर्म इंश्योरेंस काफी नहीं है, तो आप ज्यादा करवा सकते हैं। उसके लिए विकल्प आपके पास बहुत हैं। बहुत सी इंश्योरेंस कंपनीज हैं हमारे पास, प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हैं। आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से करवा सकते हैं। बिल्कुल। तो इनको मेरा जो सुझाव होगा वो ये होगा कि पहला तो क्योंकि ये 40-45 साल की एज में हैं, तो इसलिए अपना हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाएं। और दूसरा जो है टर्म इंश्योरेंस, जहां तक इनकी कैपेसिटी है, पेइंग कैपेसिटी है, वहां तक ये अपना टर्म इंश्योरेंस भी साथ साथ करवाएं। हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए जरूरी है क्योंकि 40-45 साल की एज के बाद तो अमूमन हर व्यक्ति को कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी हो जाती है और हॉस्पिटल में इलाज करवाने की नौबत आ सकती है। और ये उचित समय रहेगा इनके लिए, क्योंकि इस समय इनको 40 साल की एज में प्रीमियम फिर भी कम पड़ेगा। अगर ये 10 साल और लेट कर लेंगे तो प्रीमियम बहुत ज्यादा महंगा इनको लगेगा। तो दोनों ही इंश्योरेंस इनके लिए जरूरी है, हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस। ठीक, उम्मीद करता हूँ कौर जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। लेकिन ग्रोवर जी और वाधवा जी आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो और भी तमाम मुद्दों पर आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। अंग्रेज चले गए, उनके साथ उनके बंगले भी चले। खंडर दिखाने के लिए इतने पैसे लिए? भाई अब वंडर सीमेंट था नहीं ना तब, कि घर जो है वो सालों साल टिका रहे। वंडर सीमेंट का भरोसा और इसकी मजबूती और किसी सीमेंट में है ही नहीं। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। क्या बात है, बहुत सही लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल? वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं।
तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम मनी मंत्र और आज हम बात कर रहे हैं किस तरह से कोविड जैसे महामारी के दौरान आप अपनी वित्तीय स्थिति को आप संभाल कर रख सकते हैं, उसे मजबूत कर रख सकते हैं। आप हमें अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 011-233-87031। नरेंद्र वाधवा जी, लेकिन ये भी कुछ लोगों में ये देखा गया है सर कि उन्हें इस तरह के आपात स्थिति से निपटने की, इससे पहले चूंकि इस तरह के कोई बहुत बड़ा संकट आया नहीं था, अगर हेल्थ को लेकर बात किया जाए, जानकारी भी नहीं थी, तो क्या आप उन्हें सजेस्ट करेंगे किस तरह से एक इमरजेंसी फंड भी उनके पास हो ताकि इस तरह की स्थिति में वो अपने आप को, अब खुद को भी, अपने परिवार को भी इस बुरी स्थिति से निकाल सकें? इमरजेंसी फंड के लिए आप क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे? देखिए, अगेन फाइनेंशियल सिक्योरिटी को मैं फिर डिफाइन करता हूँ। ये पीस ऑफ माइंड है जो आपको किसी भी वरी के बिना आपकी इनकम को इतना बनाता है कि जो आप अपने एक्सपेंसेस, जो इमरजेंसी एक्सपेंसेस भी हैं, उसको मीट आउट करते हैं। तो इसके एक प्रोसेसेस हैं, मैं उसको भी डिटेल में फंडामेंटली करना चाहूँगा कि हमारे को एक बजटिंग करने की बहुत ज़रूरी होती है, जिसके अंदर हम अपना बजटिंग करें कि लाइफ के हमारे गोल्स क्या हैं, जिसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक। उसके अंदर आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा अपने लॉन्ग टर्म गोल्स, और उसके अंदर एक इमरजेंसी फंड, जो जैसे आपने कहा इमरजेंसी फंड, जैसे अभी हमने देखा कोविड एरा है, इसके अंदर अनप्रेसिडेंटेड ये इवेंट हुआ है जो कि किसी ने सोचा नहीं था। 100 साल के अंदर पहली बार हुआ है। कई लोगों ने अपनी एम्प्लॉयमेंट खोई है, कई लोगों ने जिनके बिजनेसेस थे वो बंद हुए हैं। तो अगर इसका प्रॉपर प्लानिंग करी गई हो तो हमारे पास इतना एक बफर होता है फाइनेंशियल फ्रीडम की, अगर हम बात करें कि हमने इतने एसेट क्रिएट करे होते हैं या अपनी वेल्थ क्रिएट करी होती है जो ये इमरजेंसीज होती हैं उसको पे ऑफ कर पाए। तो इमरजेंसी फंड का होना एक बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के अंदर, जो कि ऐसी इवेंचुअलिटी जो कि आगे आती हैं लाइफ के अंदर, क्योंकि एक लाइफ एक प्रोसेस है, इसके अंदर उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। तो हमारे को ये जरूर समझना है कि अगर अच्छा टाइम है तो एक कोई रेनी डेज भी आते हैं, तो हमारे को उसका प्लान करने की जरूरत है। उस इमरजेंसी फंड को क्रिएट करने की जरूरत है, जो कि रेगुलर फंड से अलग होगा, जो ऐसी इवेंचुअलिटी जैसे कि कोई बीमारी है, बड़ी बीमारी है, कोई बड़ा कुछ आपदा आ जाती है, जैसे अभी कोरोना आई, या कोई एम्प्लॉयमेंट में या आपकी जीविका में कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको टेक केयर करते हैं। तो हमारे को अपने जब प्लानिंग करते हैं, हमारे लॉन्ग टर्म हम ऑब्जेक्ट्स बनाएं या गोल्स बनाएं, तो उसके अंदर हमारे को इसको प्रोविजन करने की बहुत जरूरत है। इसकी मैं हमेशा अपने ऑडियंस को, अपने जो हमारे दर्शक हैं उनको कहूंगा कि जब भी वो पिन डाउन करें, जब भी अपने प्लान बनाएं या इमरजेंसी या गोल बनाएं, तो उसके अंदर एक इमरजेंसी फंड का प्रावधान जरूर करें। ठीक, हमारे साथ एक दर्शक इस वक्त जुड़ गए हैं सर, हमारे साथ संजीव कुमार हैं जो कि वर्धमान पश्चिम बंगाल से इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। संजीव जी नमस्कार, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। राजीव जी अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। राजीव जी। जी सर नमस्कार सर। जी पूछिए अपना सवाल। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं बोल रहा हूँ कि क्या पॉलिसी कराना जरूरी होता है? ठीक है, क्या पॉलिसी कराना चाहिए, क्या जरूरी है? ग्रोवर जी आप इसका जवाब देना चाहेंगे? देखिए, पॉलिसी कराना आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। आपदा का कोई पता नहीं होता कि वो कब आ जाएगी और किसे उस आपदा की वजह से नुकसान होगा। हम आपदा के प्रभाव से नहीं बच सकते, लेकिन कम से कम उससे जो वित्तीय नुकसान होता है, जो हमारी फाइनेंशियल हेल्थ खराब होती है, उसको तो हम बचा सकते हैं। अगर मान लीजिए अचानक किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाता है और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है, तो खर्चा लाखों में आता है। अगर इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं करवाई है तो वो खर्चा कहाँ से देंगे? क्या कर्ज लेकर देंगे या अपना मकान बेच करके देंगे? कैसे देंगे? तो इसलिए इंश्योरेंस पॉलिसी करवाना बहुत जरूरी है। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। इसके बारे में आप कभी भी ये संशय मत पालें कि इंश्योरेंस पॉलिसी कराना जरूरी है या नहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूं राजीव जी आपको
आपके इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। इंश्योरेंस करना बहुत ज़रूरी है, खासकर इस तरह के डिफिकल्ट टाइम में तो और भी ज़रूरी हो जाता है। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आप दोनों मेहमानों के साथ एक बार फिर से हम रूबरू होंगे। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं विशेष कार्यक्रम मनी मंत्रा, और एक बार हम फिर से रुक करते हैं अपने जो मेहमान हमारे से जुड़े हुए हैं। ग्रोवर जी, बहुत से लोगों में ये भी एक बात सुनने को आई है कि इस तरह के जब आपात स्थिति आती है उनके जीवन में, तो वो ज़रूरी निवेश इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, उनके मन में ये ख्याल आता है कि इस इन्वेस्टमेंट को रोक दिया जाए। क्या ये जो तरीका है, ये जो सोच है, वो सही है, या फिर इंश्योरेंस को जारी रखना चाहिए, प्रीमियम देते रहना चाहिए? जहां तक इंश्योरेंस का सवाल है, उसका प्रीमियम तो आपको नियमित रूप से देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इंश्योरेंस के प्रीमियम को रोक देते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमारी इंश्योरेंस में एक डिसकंटिन्यूटी आ जाती है जी। अगर वो डिसकंटिन्यूटी आ जाती है और उसके कुछ समय बाद हम दोबारा इंश्योरेंस करवाना चाहें तो पूरा प्रोसेस हमें नए तरीके से करना पड़ेगा। हो सकता है हमारा प्रीमियम रेट बढ़ जाए, हो सकता है कि कुछ बीमारियों की हमें इमीडिएटली जो है कवरेज ना मिले। तो ऐसे में इंश्योरेंस को किसी भी हालत में डिसकंटिन्यू करना या उसमें ब्रेक लाना वो बहुत ही चिंता का विषय है, वो बहुत ही खतरनाक है। ऐसा कदापि ना करें। एक व्यक्ति ने यदि 25 साल की उम्र से टर्म इंश्योरेंस करवाया है और वो 400 रुपये महीने का प्रीमियम दे रहा है, और अगर मान लीजिए उसने 40 साल की उम्र में आकर के इंश्योरेंस थोड़े दिनों के लिए बंद कर दिया, तो नया इंश्योरेंस जब वो फिर कराएगा तो वो प्रीमियम 400 रुपए की जगह 1000 रुपए पर बंद ज्यादा हो जाएगा प्रीमियम जी। तो इसमें कोई फायदा नहीं है, कोई समझदारी नहीं है। इसी तरह से हेल्थ इंश्योरेंस में हमारा ये रूल होता है कि कुछ पॉलिसियां, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो पहले 1, 2, 3, 4 साल कवर नहीं होती। तो अगर हमारा इंश्योरेंस कंटिन्यूस चल रहा है तो हमें उन बीमारियों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हमने इंश्योरेंस को ब्रेक कर दिया तो वो वेटिंग पीरियड फिर से नई पॉलिसी में शुरू हो जाएगा, और नई पॉलिसी जो है वो पुरानी पॉलिसी और एक तरह से वित्तीय बोझ जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ गए हैं ग्रोवर जी, हमारे साथ राजेश गुप्ता जो कि इस वक्त दिल्ली से मौजूद है। राजेश जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए मेरे को 10 लाख इन्वेस्ट करना है, मेरी उम्र 55 वर्ष है, तो किसमें इन्वेस्ट करने से मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा? आफ्टर से 3 इयर्स 5 इयर्स के बाद में एक अच्छा मुझे रिटर्न मिलता रहे ज्यादा समय तक। ग्रोवर जी, इस विषय में मेरे ख्याल से वाधवा जी ठीक है, वाधवा जी अगर आप बताना चाहें इस पे। देखिए, ये थंब रूल है कि 100 से अपने एज को अगर आप डिडक्ट करते हैं तो वो वाला पैसा जो है आपका कहीं ना कहीं रिस्क एसेट के अंदर जाना चाहिए, जो कि हम कहते हैं कैपिटल मार्केट्स के अंदर या म्यूचुअल फंड के अंदर जाना चाहिए। एक आपको मैं बात बताऊं कि इंडिया एक ग्रोथ पार्ट पे है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, यहाँ की ग्रोथ पूरा वर्ल्ड हमारी तरफ देख रहा है। तो हमारा एज ए सिटीजन हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इस डेवलपमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करें। इस पार्टिसिपेशन को करने के लिए हमारे पास इक्विटी है, एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट जो कि हमारे को एक बहुत अच्छी रिटर्न और एक हायर रिटर्न देता है, लेकिन इसके अंदर रिस्क इन्वॉल्व होते हैं। तो 100 माइनस योर एज, मतलब जैसे आपने बताया 55 साल आपकी है एज है, तो 100 से अगर आप 55% करते हैं तो 45% आपके जितने फंड हैं वो आपके कहीं ना कहीं इक्विटी या बॉन्ड मार्केट के अंदर जाने चाहिए, जो कि एक आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देती हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करने की। तो मेरी सलाह हमेशा यही रहेगी कि अगर आप ये नए इन्वेस्टर हैं तो आप एक म्यूचुअल फंड में सिप के माध्यम से जाएं और एक अपना जो फाइनेंशियल प्लानर है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, उसको एक फिक्स करें या अपॉइंट करें। वो आपको गाइड करता रहेगा, या आप ये प्रोग्राम देखते रहें जिसके अंदर ये आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देते हैं।
जी। मेरी सलाह रहेगी कि आप इक्विटी मार्केट में सिप के थ्रू जरूर इन्वेस्टमेंट करें, जो कि आपको वेल्थ क्रिएट करेगी और आगे कंटिन्यूअस रिटर्न देगी। मुझे लगता है कि उम्मीद है कि राजेश गुप्ता जी को अपना जवाब मिल गया होगा। हम अब चूंकि इस प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं, हम चाहेंगे कि बाजार ने क्या कुछ पिछले हफ्ते, इस हफ्ते उसका परफॉर्मेंस रहा, उस पर एक नज़र डालते हैं। तो बाजार इस हफ्ते में हम नज़र डालेंगे कि इस पूरे हफ्ते कौन से शेयर ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, किसने गिरा। हमारे साथ नरेंद्र वाधवा जी जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी, अगर पूरे हफ्ते इस मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को देखा जाए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो लास्ट वीक गया है, इसमें थोड़ा डिक्लाइन है। बजट के बाद हमने कंटिन्यूअस राइज देखा था, 15% मार्केट राइज करी थी 1 फरवरी के बाद। तो इसमें थोड़ा सा पॉज आया है, क्योंकि कोविड के केसेस पूरे वर्ल्ड के अंदर बढ़ते जा रहे हैं। तो वो एक कंसर्न है। यूएस मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट की जो दर है वो बढ़ गई है, जिस वर्ल्ड मार्केट जो है वो हमारी मार्केट को भी प्रभाव डालते हैं। वो पिछले वीक में हमने डिक्लाइन देखा है, लगभग 2% का डिक्लाइन आया है। लेकिन कई स्टॉक हैं जो कि इमर्ज कर रहे हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक हैं, वो कंटिन्यूअस राइज कर रहे हैं। पीएसयू स्टॉक्स जो हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं, उसके अंदर एकदम राइज आया है। गवर्नमेंट ने पीछे इंडिकेशन दिया है कि वो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं 2, उसको फिर प्राइवेटाइज करेगी और एक इंश्योरेंस कंपनी को। तो वहां पर काफी बज़ था। तो लेकिन मार्केट जो है 2% नीचे है। लॉन्ग टर्म अभी लगता है कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा करेक्शन रहेगी, क्योंकि रनअप काफी तेज था। लेकिन आपको बने रहना चाहिए इस मार्केट के अंदर। ग्रोथ पाथ है। अगली जो वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने बताया है कि 11 से 12% की जीडीपी ग्रोथ होगी। अगर ये 11 से 12% की जीडीपी ग्रोथ है, तो ये मार्केट्स के अंदर जरूर रिफ्लेक्ट करेगी और मार्केट्स जो है ऊपर की तरफ जाएगी। अगले हफ्ते के लिए सर कुछ टिप्स देना चाहेंगे निवेशकों को? अभी थोड़ा सा करेक्शन और प्रेशर में है मार्केट, तो अभी मार्केट थोड़ा प्रेशर में रहेगी। लेकिन यही अपॉर्चुनिटी है आपको रीपोजिशन करने की अपनी पोर्टफोलियो को। तो मैं सलाह दूंगा कि हेल्थ स्टॉक जो हैं उसको आप ले सकते हैं। उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स जो हैं उसकी तरफ, स्पेशली जो पीएसयू स्टॉक्स हैं उसकी तरफ वो अगर इन्वेस्टर ध्यान देंगे, हमारे ऑडियंस ध्यान देगी, तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र वाधवा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और साथ ही साथ डॉक्टर अशोक ग्रोवर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद होता है कि आपका जो पैसा वो बहुत ही अमूल्य है, उसको आप कैसे लगाएं, कैसे उसका अच्छे तरीके से निवेश करें, इस कार्यक्रम के जरिए हमारा मकसद ही होता है। दूसरी बात कि जिस तरह से बाजार ने पूरे हफ्ते परफॉर्मेंस किया, किस तरह से आप वहां पैसे लगाएं, बहुत सोच समझ कर पैसे लगाएं, इसके जरिए भी हम इस कार्यक्रम के जरिए आपको हम बताते रहे, टिप्स देते हैं। हमारे जो मेहमान इस वक्त कार्यक्रम में जुड़ते हैं, इसके जरिए हम आपको टिप्स देने की भी कोशिश करते हैं इस कार्यक्रम के जरिए। तो आज के मनी मंत्रा के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।